सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज जो हमारा टॉपिक है, सर वो आज हमारा टॉपिक है, उसका नाम है आयजा 320 मटीरियलिटी। अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर हमने ये चेक किया कि भाई मटीरियली मिस स्टेटमेंट, मटीरियल होगा तो मटीरियल होगा तो फिर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चीज क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, मटीरियल नहीं होगी मिस स्टेटमेंट तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। ये मटीरियल वर्ड हमने काफी पढ़ा। बात ये है कि वर्ड मटीरियल का मकसद क्या है, इसका क्या, क्यों, कब मिस स्टेटमेंट मटीरियल बनती है, कब मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं बनती। ठीक है ना, कब एरर या फ्रॉड मटेरियल बनता है या कब एरर या फ्रॉड मटेरियल नहीं बनता है। सर इस बात का मकसद क्या है? सर बात ये है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो सर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भाईजान, अगर मैं एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, लेट सपोजर एक कंपनी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना, ठीक है। मैं एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, उसका नाम है सर, उसका नाम क्या रखें, उसका नाम रखते हैं सर हम एबीसी लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड का हम ऑडिट करने गए। सर इस एबीसी लिमिटेड की, जो एबीसी लिमिटेड का जो ईयर एंड है, वो क्या ईयर एंड है? लेट सपोज सर जून 30 2018। अब सर ये साल शुरू हुआ होगा, कब से शुरू होगा? सर जुलाई 1 2017 से लेके शुरू हुआ होगा, और सर ये जून 30 2018 में खत्म हुआ होगा। अब बात ये है मेरे भाइयों, ये यहां से लेके यहां तक, लेट सपोज यहां से लेके यहां तक कंपनी की कितनी जर्नल एंट्रीज पास हुई होंगी, कितनी ट्रांजैक्शंस, कितनी जर्नल एंट्रीज सर कितनी पास हुई होंगी, और या कितनी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी। सर लेट सपोज बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, और हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं सर उनकी जो ट्रांजैक्शन हुई है, कोई, सर उनकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है 1 लाख। सर 100,000 उनकी जो है ना ट्रांजैक्शन हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरे 12 महीनों के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है, कितने महीनों के अंदर? 12 महीनों के। मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं कितने महीने जाऊंगा? सर मैं जाऊंगा 1 महीना या 1.5 महीना। क्यों, क्यों 1 महीना या 1.5 महीना जाऊंगा? क्योंकि सर मुझे क्या करना होता है, 1-1.5 महीने में ऑडिट करना खत्म करना होता है, क्योंकि उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसमें शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? सर फाइनेंशियल ईयर एंड के 120 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर, 120 डेज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड। भाई इसके अंदर इनको एजीएम करनी होती है 120 डेज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड। तो इसके अंदर इन्होंने हमें ऑडिट भी कर लेना है, इन 120 दिन के अंदर हमें ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है। जैसे ये क्या होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी और शेयर होल्डर्स को अकाउंट दे दिए जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये होती है कि हमारे पास सर जो टाइम होता है वो 1 या 2 महीने होते हैं, ठीक है ना। सर अब बात ये है मेरे भाइयों, क्या मैं, आप ये बताओ, आप कितनी भी बड़ी टीम लेके जाओ, कितनी भी बड़ी टीम लेके जाओ, टीम कौन सी? ऑडिट टीम। आप ऑडिट करने जा रहे हो, आप कितनी भी बड़ी टीम लेके जाओ, आप अपनी टीम के अंदर 4 बंदे ले जाओ, 5 बंदे ले जाओ, 10 बंदे ले जाओ, क्या आप 1 महीने के अंदर ये पूरी 1 लाख ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकते हैं? क्या आप पूरे इस 1 महीने के अंदर पूरी ये 1 लाख ट्रांजेक्शन आप ये वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं सर, मैं नहीं कर सकता ये वेरीफाई, मैं सर ये वेरीफाई नहीं कर सकता। तो बेटा क्या होगा सर? फिर ये होता है सर, अब ये जो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, मतलब मैं 100% टेस्टिंग, मतलब मैं 100% टेस्टिंग नहीं कर सकता। ऑडिटर के नॉट परफॉर्म 100% टेस्टिंग। 100% आप ट्रांजेक्शन टेस्ट नहीं कर सकते। अगर बेटा तुम 100% ट्रांजेक्शन टेस्ट कर रहे होते तो तुम क्या दे रहे होते सर? तुम एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहे होते। तुम क्या दे रहे होते? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। लेकिन
हम कौन सी देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों सर? बात ये है कि मैं 100% टेस्टिंग नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है सर फिर मैं टेस्टिंग करूंगा कैसे, कहां तक करूंगा? सर ये जो टेस्टिंग करूंगा कैसे या कहां तक करूंगा, तो सर इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। लेट सपोज ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है कंपनी की, ये कोई हुई है सर, ये ट्रांजैक्शन हुई है सर कोई कंपनी की सर 1 रुपए से लेके 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक, 1 रुपए से लेके सर 1 करोड़ तक कंपनी की कोई ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी की ट्रांजैक्शन हुई है ना, वो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक, लेट सपोज कंपनी की ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुई है। तो सर अब बात ये कंपनी की जो ट्रांजैक्शन हुई है 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक कंपनी की ट्रांजैक्शन। अब मैं तो पूरा तो काम करूंगा नहीं, मैं 100% ट्रांजैक्शन तो वेरीफाई करूंगा नहीं। अब ऑडिटर क्या करेगा? तो सर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ये करेगा मेरे भाइयों, ठीक है, ऑडिटर ये करेगा कि वो सोचेगा कि यार ये ना ये मैं यहाँ पे ना एक लिमिट सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे ना एक मैं लिमिट सेट कर लेता हूँ कि इसके ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन हैं, ये वाली जो ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन हैं, इसके इस अमाउंट के, इस लाइन के ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन हैं वो वेरीफाई करता हूँ, नीचे वाली मैं नहीं करूंगा। लेट सपोज उसने कहा कि भाई मैं ना 10 लाख 10 लाख 10 lakhs, ठीक है ना, मैं 10 लाख, सर मैं क्या करूंगा, ये कितने, ये 1 करोड़ है ना, इसको यहाँ पे ज्यादा जीरो लगा लेते हैं, मुझसे गलती हो गई, सही है। सही है सर। अब बात ये है कि ऑडिटर ने कहा कि जो ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा होंगी, जो ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा होंगी वो मैं वेरीफाई करूंगा, उससे ऊपर नहीं करूंगा। ये ऑडिटर ने एक बेंचमार्क सेट कर लिया, ये ऑडिटर ने क्या किया, एक बेंचमार्क सेट कर लिया। इसको क्या बोलूंगा मैं, बेंचमार्क, कि भाई इससे ऊपर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो मैं वो वेरीफाई करूंगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा होगी तो मैं वेरीफाई करूंगा, मैं वेरीफाई, उससे नीचे कोई होगी तो मैं वेरीफाई नहीं करूंगा। इस बात का क्या मकसद? सर ऑडिटर ने कहा यार मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं पूरी ट्रांजैक्शन तो वेरीफाई कर नहीं सकूंगा, अब मुझे इफेक्टिवली काम करना है, तो मैं एक अमाउंट बना लेता हूं यूजिंग माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। मैंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि एंटिटी क्या करती है, मैंने एक मतलब जजमेंट लगा ली है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां होंगी, कहाँ कहाँ पे नहीं होंगी। यूजिंग माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, सर पास्ट एक्सपीरियंस मेरा पास्ट एक्सपीरियंस एंटिटी के साथ रहा है, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां होंगी, कहाँ कहाँ पे नहीं होंगी। सर यूजिंग माय प्रोफेशनल जजमेंट, यूजिंग माय प्रोफेशनल जजमेंट, सर यूजिंग माय प्रोफेशनल जजमेंट, सर यूजिंग माय, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, यूजिंग माय पास्ट एक्सपीरियंस, के भाई कहाँ कहाँ पे गलतियां होंगी, कहाँ कहाँ पे नहीं होंगी। तो उस हिसाब से मैंने एक अमाउंट सेट कर लिया कि भाई 10 लाख से ऊपर अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वो वेरीफाई करूंगा वरना नहीं करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस अमाउंट की करने से, सेट करने से सर क्या होगा, क्या इस अमाउंट सेट करने से ये होगा, अगर कोई गलती इफ इफ एनी मिस्टेक, if any misstatement if any misstatement इंडिविजुअली इंडिविजुअली या तो अकेली ट्रांजैक्शन और एग्रीगेट
और एग्रीगेट, ठीक है ना, एग्रीगेट इसको एक्सीड कर लेते हैं, एग्रीगेट exceeds if any misstatement individually or aggregate exceed the materiality set by auditor इस ये सर क्या लिखा है मैंने, भाईजान मैं ये वाली ट्रांजैक्शन वेरीफाई करूंगा, मैं ये वाली ट्रांजैक्शन इससे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन वेरीफाई करूंगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हुए सर यहाँ पे क्या निकले मिस स्टेटमेंट, तो जब मैं मिस गलत ट्रांजैक्शन वेरीफाई ही 1 लाख 10 लाख से ऊपर वाली करूंगा, तो मतलब मैं करूंगा 11 लाख वाली, 10.5 लाख वाली, सर 12 लाख वाली, 13 लाख वाली, 14 लाख वाली, सर 25 लाख की, 50 लाख की, तो अगर किसी में भी एक में गलती निकली तो ये बताओ क्या वो गलती 10 लाख से ज्यादा होगी? जी सर बिल्कुल ज्यादा होगी। जिस बिल्कुल सर, बिल्कुल ज्यादा होगी। तो सर अगर अगर कोई गलती सर, ये मैंने अमाउंट सेट किया है, इसको नाम दूंगा मैं मटीरियलिटी मटीरियलिटी। सर अगर कोई गलती 1 लाख से, अगर कोई मिस स्टेटमेंट 10 लाख से बड़ी ज्यादा अमाउंट की होगी, अगर कोई मिस स्टेटमेंट अकेली मिस स्टेटमेंट हो या दूसरों के साथ मिलके, अकेली मिस स्टेटमेंट हो या दूसरों मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके, अगर वो 10 लाख से ज्यादा की होगी, अगर वो 10 लाख से ज्यादा की होगी, तो सर मैं उसको मटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलूंगा। मैं उसको क्या बोलूंगा? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो मेरे भाइयों, अगर एक मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार अब मैं पूरी 1 लाख ट्रांजेक्शन तो वेरीफाई करने से रह गया, मैं कितनी भी बड़ी टीम लेके जाऊं, कितने भी बड़े रिसोर्स लेके जाऊं, तो मैंने बोला देखा यार कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है ना, लेट सपोज 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक है, तो मैंने सोचा 10 लाख से जितनी भी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी वो वेरीफाई कर लूंगा। तो सर अगर सोचें 10 लाख से ऊपर वाली कितनी अगर मैं वेरीफाई करूं तो किसी में भी गलती निकलेगी, तो सर वो 100% 10 लाख से ऊपर की होगी, 100% वो 10 लाख से ऊपर की होगी। तो मेरे भाइयों, अब 10 लाख से अगर ऊपर की होगी तो मतलब उसने मटीरियलिटी को क्रॉस कर लिया, और जिसने मटीरियल अमाउंट को क्रॉस कर लिया जिस गलती ने, तो सर वो बन जाएगी मेरी मटीरियल मिस स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ठीक है ना सर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, लेट सपोज ऑडिट मैंने क्या किया है, मैंने ये ट्रांजैक्शन सेट की, ये लाइन दोबारा बना लेते हैं सर, मैंने ये एक लिमिट सेट की है भाई, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की ट्रांजेक्शन है, 1 करोड़ रुपए तक की ट्रांजेक्शन है। हमने सोचा है कि भाई हम 10 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे, 10 लाख से ऊपर वाली नीचे वाली ट्रांजेक्शन को हम छोड़ देंगे, उनको वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन हम सिर्फ बड़ी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो ऑडिटर ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट करके ये अमाउंट मटीरियलिटी बना ली, इसको बेंचमार्क बना लिया। ऑडिटर ने कहा यहां से लेके यहां तक की गलतियां मैं डिटेक्ट करूंगा यहां से, क्योंकि जो गलती यहाँ पे होगी वो मेरे लिए क्या होगी? मटीरियल होगी। जो गलती इस 10 लाख को क्रॉस करेगी, इस 10 लाख को क्रॉस करेगी, वो मेरे लिए मटीरियल होगी। ठीक है ना? अब वो गलती या तो इंडिविजुअली हो, अकेली हो, या तो दूसरों के साथ मिलके हो। अब लेट सपोजर ऑडिटर ये वाली जगह, अब मेरा आपसे सवाल है, ये वाला पोर्शन वेरीफाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऑडिटर ने तो कहा मैं तो 10 लाख से ज्यादा वाली गलतियां वेरीफाई करूंगा, नीचे वाली नहीं करूंगा। तो ऑडिटर यहाँ पे सर 5 लाख हो सकता है, यहाँ पे 5 लाख की गलती हो सकता है सर यहाँ पे 5 लाख की गलती हो सकता है सर यहाँ पे 4 लाख की गलती हो,
हो सकता है सर यहाँ पे 3 लाख की गलती हो, क्योंकि ऑडिटर तो ये वाली ट्रांजैक्शन तो वेरीफाई नहीं कर रहा ना, वो कह रहा है कि भाई मैं 10 लाख से ऊपर वाली करूंगा, नीचे वाली नहीं करूंगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि जो ऑडिटर ने 5 लाख को वेरीफाई नहीं किया इसके अंदर गलती हो, ऑडिटर ने 4 लाख की अमाउंट को वेरीफाई नहीं किया इसके अंदर गलती हो, 3 लाख की अमाउंट को वेरीफाई नहीं किया इसके अंदर गलती हो। अगर सर इन तीनों को मैं टोटल करूं, इन तीनों को मैं एग्रीगेट करूं, इन तीनों को मैं सर क्या करूं, एग्रीगेट करूं, तो सर ये कितना बनेगा, ये बनेगा सर 12 लाख। ये 12 लाख बनेगा, ये सर ये 12 लाख जो हो गया, ये 12 लाख की क्या हो गई, मिस स्टेटमेंट हो गई, 12 लाख की क्या हो गई, मिस स्टेटमेंट हो गई, अगर मैंने इन तीनों को क्या किया, टोटल किया। तो सर अब रिस्क ये होता है, रिस्क ये होता है कि यार मैंने 10 लाख का एक अमाउंट सेट तो कर लिया, मटेरियल अमाउंट, कि अगर मेरी गलतियां 10 लाख से ऊपर होंगी, 10 लाख से ऊपर होंगी तो मैं उनको मटेरियल कहूंगा, पर अगर 10 लाख से नीचे होंगी तो मैं उनको मटेरियल नहीं कहूंगा। पर बात यह है, ऑडिटर ने सोचा यार मैं अगर 10 लाख से ऊपर वेरीफाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर की गलतियां मिल रही हैं, पर अगर मैं नीचे, तो ये वाला हिस्सा तो मैं, ये वाला हिस्सा तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा। लेकिन इससे ये भी तो हो सकता है, फिर आयजा ने कहा कि यार देखो ऑडिटर, पांच तुमने 5 लाख वाली अमाउंट को वेरीफाई नहीं किया क्योंकि तुमने मटीरियलिटी 10 लाख रखी हुई है, तुमने 4 लाख वाली को नहीं किया, 3 लाख वाली को नहीं किया, तो हो सकता है 5 लाख की वाली गलत हो, 4 लाख वाली गलत हो, 3 लाख वाली गलत हो। अब ये इंडिविजुअली इंडिविजुअली अगर अकेले अकेले में देखूं तो ये 10 लाख के लिए इमटीरियल है, ये 4 लाख 1 लाख से कंपेयर करूं तो उससे छोटी है, सर ये 3 लाख एक 10 लाख से कंपेयर करूं तो ये उससे छोटा है। लेकिन अगर टोटल करके देखूं तो टोटल कितनी गलतियां हो गई सर, टोटल कितनी गलतियां हो गई सर, 1.2 मिलियन की, 12 लाख की गलतियां हो गई। अब अगर सर मैं इस 12 लाख को 10 लाख से कंपेयर करूं, अब अगर मैं इस 12 लाख को 10 लाख से कंपेयर करूं, क्या 12 लाख मेरा 10 लाख से ज्यादा है कि नहीं, क्या मेरी गलतियां 10 लाख को क्रॉस कर गई या नहीं कर गई, बताओ मुझे, जवाब दो, क्या मेरी गलतियां 10 लाख को क्रॉस कर गई या नहीं कर गई, सर बिल्कुल कर गई, बिल्कुल कर गई, ठीक है ना। तो सर अब इस सिचुएशन में आयजा ने ऑडिटर को कहा, ए ऑडिटर, ए ऑडिटर तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू एक काम करेगा ऑडिटर, ए ऑडिटर, भाईजान ऑडिटर, बात सुन, तू एक काम करेगा, तूने यहाँ पे बोल दिया कि भाई, अब सर तूने यहाँ पे बोल दिया कि यार इस अमाउंट से अगर अगर जो भी मैं ऑडिट करूंगा, अगर इस अमाउंट से गलतियां क्रॉस कर गई, अगर इस अमाउंट से गलतियां क्रॉस कर गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सर ऑडिटर कह रहा है अगर इस अमाउंट से गलतियां क्रॉस कर गई तो सर मिस स्टेटमेंट मटेरियल बन जाएगी, तो ये क्या हो गई मेरी, इसको मैं क्या बोलूंगा, मटेरियल। लेकिन ऊपर जो मैंने आपको एक चीज बताई, उस रिस्क को खत्म करने के लिए कि यहाँ पे भी तो गलती हो सकती है ना, जो कि अकेली इंडिविजुअली तो 1 लाख को, इसको 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करेगी, 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है ना। ये मेरा क्या है सर, ये मेरा लेवल है, ये मेरा क्या है, लेवल है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मटीरियलिटी लेवल, मटीरियल लेवल, इससे गलतियां क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब सर यहाँ पे जो ऊपर वाली गलतियां जो होंगी, जो ये ऊपर वाली गलतियां जो होंगी, ये इंडिविजुअली भी क्रॉस करेंगी अगर गलती होगी मुझे वेरीफाई करने में, लेकिन ये जो नीचे वाली गलतियां हैं जो कि मैं फिलहाल चेक नहीं कर रहा, मैं एज ऑडिटर मैंने बोला है, तो सर ये इंडिविजुअली अलग अलग तो सर मटीरियलिटी लेवल को क्रॉस नहीं करेंगी पर एग्रीगेट कर लेंगी। तो ऑडिटर को आयजा ने कहा, ए ऑडिटर तू मटीरियलिटी से कम, मटीरियलिटी से कम एक ऐसा अमाउंट सेट कर जो, जिससे तू, जिससे जिसके लेवल पे तू टेस्टिंग करेगा, तू ऐसा कर ऑडिटर, ऑडिटर तू क्या कर, तू ऐसा कर ले कि, ऑडिटर को आयजा ने बोला तू ऐसा कर, तू ऐसा कर के भाईजान, ऑडिटर को आयजा ने बोला तू ऐसा कर, तू ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना,
ये भी वेरीफाई कर ले। मतलब अब तू टेस्टिंग कर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये यहां तक, यहां तक। तू इस मटीरियलिटी से एक बिलो लेवल एक और सेट कर ले, एक बिलो लेवल एक और सेट कर ले, मटीरियलिटी से तू एक बिलो लेवल एक और सेट कर ले। यहाँ पे ऑडिटर ने एक और लेवल सेट कर लिया। लेट सपोज अब वो कह रहा है कि यार मैं ना 1 लाख की जो अमाउंट्स होंगी ना, अब उनके ऊपर वाली टेस्ट करूंगा, नीचे वाली टेस्ट नहीं करूंगा। अब 1 लाख से जो बिलो होंगी ना, 1 लाख से जो बिलो होंगी उन ट्रांजेक्शन्स को, 1 लाख से जो नीचे होंगी उन ट्रांजेक्शन को टेस्ट नहीं करूंगा। बाकी जो 1 लाख से सारी ऊपर होंगी उनको टेस्ट करूंगा। सर फिर इस चीज का क्या फायदा? आपने ये सेट करवाई, अब दोबारा ये सेट करवा रहे हो बेटा, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज मैंने सेट करवाई है कि इससे इंडिविजुअली इंडिविजुअली या और एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मिस स्टेटमेंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर मिस स्टेटमेंट मेरी अलग अलग या उन सब मिस स्टेटमेंट का सम, मिस स्टेटमेंट का एग्रीगेट अगर मिला के इस 10 लाख से एक्सीड कर गई तो सर वो मेरे लिए मटीरियल मिस स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर ओपिनियन आएगा क्वालिफाइड, अगर परवेजिव नहीं होगा, पर अगर परवेजिव होगा तो एडवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब सर बात ये है मेरे भाइयों, तो ऑडिटर को आयजा ने कहा तू ऐसा कर कि तुझे रिस्क है कि तू ये वाली ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं करेगा तो ये इन एग्रीगेट मिलके इसको क्रॉस कर लेंगी। तू ऐसा कर इसको भी ना वेरीफाई कर ले, तू ऐसा कर इसके नीचे ना एक और अमाउंट सेट कर ले, एक और लेवल सेट कर ले, जिसके नीचे तू नहीं करेगा उसके ऊपर कर लेगा। तो सर ये जो अमाउंट होता है इसको मैं बोलता हूं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या बोलता हूं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। इसको मैं क्या बोलता हूं सर? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। सर ये वो अमाउंट है, मेरे साथ साथ बोलो, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज सेट बिलो द लेवल ऑफ ओवरऑल मटीरियलिटी। ये कौन सी मटीरियलिटी है? ओवरऑल मटीरियलिटी, ये सबसे बड़ी मटीरियलिटी। सर ओवरऑल मटीरियलिटी ये कौन सी है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से अगर याद रहे तो बोलो सर इसके ऊपर की ट्रांजैक्शन में परफॉर्म करूंगा, इसके ऊपर यहाँ पे ना, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर में परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, इसके ऊपर में परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, इसके ऊपर नीचे में परफॉर्मेंस नहीं दिखाऊंगा। तो सर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी हमेशा ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल से छोटी होती है। सर इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का क्या फायदा? बेटा इसका ये फायदा होता है कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के अगर तुम ऊपर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करोगे तो देखो, अब अगर यहाँ पे मिस स्टेटमेंट निकली, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट निकली या यहाँ पे निकली, तो अब ये मिस स्टेटमेंट परफॉर्म मटीरियलिटी से ऊपर होगी, तो तुम बोलोगे यार इसको एडजस्ट कर लो, इसको ठीक कर लो। पर अगर ये वाली ट्रांजैक्शन में वेरीफाई नहीं करूंगा तो 1 लाख से छोटी ट्रांजैक्शन कितनी होती है सर? 90,000 होगी सर, 80,000 होगी, कितनी होगी? 80,000। मतलब टोटल अगर ये वाली ट्रांजेक्शन जो इसके नीचे आ रही हैं, जो इसके नीचे आ रही हैं 1 लाख से, अगर ये मैं वेरीफाई नहीं भी करूं तो टोटल मिला के भी कितनी होंगी सर? टोटल मिला के भी यहाँ पे आ रही होंगी, कोई सर कोई कितनी होंगी, कोई सर 4 लाख होंगी, 5 लाख होंगी, 7 लाख होंगी, 8 लाख होंगी, पर कभी भी सर वो 10 लाख को क्रॉस नहीं करेंगी। जो ट्रांजेक्शन मैं परफॉर्म मटीरियलिटी के नीचे छोड़ रहा हूं, जो कि टेस्ट नहीं कर रहा, वो कभी भी ओवरऑल मटीरियलिटी को एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं सर, ध्यान से सुने। जो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन सर ये मैंने सोचा यार ये 10 लाख जो है ना, ये जो 10 लाख है ना, इसके ऊपर वाली जो सारी ट्रांजैक्शन है, ये जो ये जो 10 लाख है इसके ऊपर वाली जो सारी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर वाली सारी ट्रांजैक्शन में क्या करूंगा? वेरीफाई करूंगा।
वेरीफाई करूंगा, इसके ऊपर वाली सारी ट्रांजेक्शन में वेरीफाई, ये 1 करोड़ है, ठीक है सर। अब 10, ये जो 10 लाख से अगर कोई इस पूरी ट्रांजेक्शन्स में अगर कोई मिस स्टेटमेंट 10 लाख को क्रॉस कर गई, 10 लाख को क्रॉस कर गई तो मेरे लिए मटेरियल होगी। अब ये वाली ऑडिटर क्या करेगा, इससे नीचे भी एक अमाउंट सेट करेगा जिसको बोलेंगे हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या बोलेंगे हम? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के इसके ऊपर हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेट सपोज ऑडिटर ने बोला मैं 1 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट, 1 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट के ऊपर टेस्टिंग करूंगा, 1 लाख से नीचे वाले अमाउंट के टेस्टिंग नहीं करूंगा। ये ऑडिटर ने क्यों बोला? इस वजह से बोला कि सर देखो, अगर मैं 1 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता हूँ, 10 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता हूँ, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? सर इसका नुकसान ये हो सकता है, इसका नुकसान ये हो सकता है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर वाली ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता हूँ तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर मैंने ये वाला हिस्सा वेरीफाई किया, जस्ट ये वाला नहीं किया, ये वाला नहीं किया, ये वाला, तो होगा क्या, यहाँ पे गलतियां निकलेंगी 4 लाख की, लेट सपोज 5 लाख की, 9 लाख की, हो सकता है ना, क्योंकि मैं टेस्ट ही नहीं कर रहा तो हो सकता है गलतियां निकले। तो सर ये सर इंडिविजुअली तो 10 लाख को क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन एग्रीगेट 10 लाख को क्रॉस कर रही है। तो अगर मिस स्टेटमेंट एक बनती है, या तो वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट मिलके, उन सब का सम मिलके अगर ओवरऑल मटीरियलिटी को क्रॉस कर जाए तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है ना, जो कि नहीं बननी चाहिए। तो ऑडिटर ने क्या कहा, इस रिस्क को भी कवर करने के लिए ऑडिटर ने कहा मैं ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक टेस्ट करूंगा, मैं एक मटीरियलिटी से एक नीचे अमाउंट एक और सेट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। कि भाई अब मैंने 1 लाख से नीचे वाले अमाउंट को टेस्ट नहीं करना है, ऊपर वाले अमाउंट को टेस्ट करना है। यहाँ से क्या कंक्लूड हो रहा है इस एग्जांपल से? सर मटीरियलिटी, परफॉर्म मटीरियलिटी इज सेट बिलो द लेवल ऑफ ओवरऑल मटीरियलिटी। ओवरऑल मटीरियलिटी से नीचे रखा जाता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के भाईजान इस अमाउंट के ऊपर मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, नीचे परफॉर्मेंस में नहीं दिखाऊंगा। तो क्यों? सर ये रिस्क कवर करने के, सर ये वाला रिस्क कवर करने के लिए, सर ये वाला, 1 मिनट सबके क्वेश्चन सुनूंगा, सबके क्वेश्चन। सर ये वाला रिस्क कवर करने के लिए ऑडिटर ने नीचे से टेस्टिंग स्टार्ट की। अब होगा क्या, अब होगा क्या सर, ये जो अगर ये जो नीचे वाला पोर्शन जिसकी मैं टेस्टिंग नहीं कर रहा, जिसकी मैं टेस्टिंग नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे मिस स्टेटमेंट निकलेगी भी तो क्या होगा? मिस स्टेटमेंट निकलेगी भी तो क्या होगा? लेट सपोज यहाँ पे मिस स्टेटमेंट निकलती है, कितने की निकलेगी सर? 99,000 की। सर कितने की निकलेगी जिसकी मैं टेस्टिंग नहीं कर रहा? सर ये निकलेगी 99,000 के अलावा सर कोई निकलेगी 45,000 की। सर कोई नहीं, कितने की निकलेगी बेटा? 55,000 की। सर 85,000 की। तो सर अगर इन सबको टोटल भी करूं, अगर इन सबको टोटल भी करूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर? ज्यादा से ज्यादा ये मिस स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही होगी, पर कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है ना। तो सर यहाँ तक कंक्लूड हुआ कि मैं परफॉर्म मटीरियलिटी क्या होती है और मेरी मटीरियलिटी क्या होती है। परफॉर्म मटीरियलिटी क्या होती है, मटीरियलिटी क्या होती है? सर बात ये है कि ये जो मटीरियलिटी है, 1 सेकेंड सर, अब एक बात सुने। अब सर ये जो मटीरियलिटी होती है, ये जो मटीरियलिटी होती है, ठीक है ना, ये बड़ी होती है किससे? परफॉर्मर मटीरियलिटी से, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से, ठीक है ना सर। अब ये तो समझ गए कि ये दोनों ऑडिटर क्यों डिटरमाइन करता है बेटा। ये इस वजह डिटरमाइन करता है, दोबारा रिपीट कर दूं, कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से ऊपर वाली जो अमाउंट ऊपर होगा, परफॉर्म मटीरियलिटी से जो अमाउंट ऊपर होगा उसके अंदर मैं टेस्टिंग करूंगा, उसके नीचे नहीं करूंगा। और सारी जो मिस स्टेटमेंट है ऑडिट करने के बाद, सारी जो मिस स्टेटमेंट है वो एग्रीगेट या इंडिविजुअली इस अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इस अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सर अब बात ये है, बात ये है कि अब सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर। लेट सपोज एक क्लाइंट है मेरा, एक क्लाइंट है मेरा, उसका ऑडिट करने गया हूँ, उसकी मैंने मटीरियलिटी सेट की कोई सर 10 लाख,
उसकी मैंने मटीरियलिटी कोई सेट की सर, 10 लाख मैंने उसकी मटीरियलिटी सेट की। एक तो यार जीरो से मैं कंफ्यूज हो गया हूं मैं। उसकी मैंने मटीरियलिटी सेट की सर 10 लाख। अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना सर, तरीके से सुनना, तरीके से सुनना सर। अब सीन ये है कि मैंने ना ये मटीरियलिटी सेट की सर, ये मटीरियलिटी सेट करते वक्त मटीरियलिटी सेट की। अब मेरी, अब होगा क्या, यहाँ मैं ना एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब कंपनी की एक होगी बैलेंस शीट, जिसके अंदर एसेट आ रहे होंगे। बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है ऑडिट की लैंग्वेज में? अकाउंट बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंसेस। एसेट साइड पे आ रहे होंगे, लेट सपोज पीपी आ रहा है, ठीक है, पीपी आ रहा है सर। अब होगा क्या, पीपी के अंदर लेट सपोज अमाउंट आ रहा है 4 लाख सर। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स सर, ये कोई आ रहे हैं 3 लाख। उसके बाद सर स्टॉक आ रहा है, या इन्वेंट्री बोलो, स्टॉक बोलो, तुम्हारी मर्जी, जो बोलना है बोलो सर। ये आ रहा है कोई 5 लाख सर। उसके अलावा कोई आ रहा है आपके पास डेटर्स रिसीवेबल, ये आ रहे हैं सर कोई 4.5 लाख। उसके बाद सर कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, ये आ रहा है सर कोई लेट सपोज 1.5 लाख। अब सर आ रहा है आपके पास लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आ रहे हैं लेट सपोज सर आपके पास कोई 50,000 के, ठीक है, क्रेडिट। और सर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है लेट सपोज 90,000 रुपए। अब एक बात बताओ, ये जो अमाउंट्स आ रहे हैं, ये किसे आ रहे हैं, किस तरीके से आए होंगे सर? जर्नल एंट्रीज पास हुई होंगी सर, ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, जब भी 4 लाख का अमाउंट आ रहा है। लॉन्ग टर्म लोन के अंदर भी ये सारी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट्स आ रहे हैं। अब बात ये है कि ऑडिटर को ये काम करना है कि क्या मुझे सोचना है कि टाइम कम है, क्या मुझे पीपी वेरीफाई करना है, क्या मुझे लॉन्ग टर्म लोन्स वेरीफाई करना है, क्या मुझे स्टॉक वेरीफाई करना है, डेटर्स वेरीफाई करने हैं, कैश एड बैंक करना है, क्रेडिटर करना है, लोन करना है। अब बात यह है कि क्या ऑडिटर इसको ओवरऑल मटीरियलिटी से कंपेयर करेगा कि भाई मुझे मुझे इस पे काम करना है, या इस पे काम करना है, या इस पे करना है? क्या ऑडिटर इस अमाउंट से कंपेयर करेगा, इस मटीरियलिटी से? नहीं सर, नहीं करेगा। इससे थोड़ी कवर की जाता है सर। ऑडिटर फैसला करेगा किसके थ्रू? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के, इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर परफॉर्मेंस दिखानी है, इसके ऊपर नहीं दिखानी। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करेगा सर, इसके, ये तो मटीरियलिटी होगी ना, एक और अमाउंट डिटरमाइन करेगा जिसको बोला जाएगा परफॉर्म मटीरियल। लेट सपोज ऑडिटर ने डिटरमाइन किया 1 लाख, 1 लाख का अमाउंट डिटरमाइन किया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के। भाई इस अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट होगा उसको वेरीफाई करूंगा, बाकी को नहीं करूंगा। अब ये बताओ कि क्या 1 लाख को देख के 4 लाख को मुझे वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ, हाँ कि ना? बताओ, बोलो हाँ कि ना? बताएं सर, सब बताएं। वेरीफाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सर मैं इसको क्या बोलूंगा? मटीरियल, मटीरियल सिग्निफिकेंट, मटीरियल सिग्निफिकेंट में वेरीफाई करूंगा। सर इस 3 लाख को मैं वेरीफाई करूंगा नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा सर, ये भी मटेरियल सिग्निफिकेंट। सर इस स्टॉक को वेरीफाई करूंगा नहीं करूंगा? सर करूंगा, ये भी मटेरियल सिग्निफिकेंट। सर इस डेटर को 4.5 लाख को वेरीफाई करूंगा नहीं करूंगा? सर करूंगा। सर इस 1.5 लाख को वेरीफाई करूंगा नहीं करूंगा? सर करूंगा, 1 लाख से ऊपर है। सर इस क्रेडिटर को वेरीफाई करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ, इस क्रेडिटर को वेरीफाई करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ, नहीं।
क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बताएं सर क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा सर इसको वेरीफाई में, बताओ मुझे, सब बताओ। बिलो परफॉर्मेंस, बिलो परफॉर्म मटीरियलिटी, तो सर इसको मैं बोलूंगा इनसिग्निफिकेंट, मटीरियल इनसिग्निफिकेंट, इसको क्या बोलूंगा मैं, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट सर, इसको भी मैं इनसिग्निफिकेंट, मटीरियल मतलब इन दोनों पे मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि ये बिलो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है। अगर ये दोनों मिल भी जाती हैं, अगर ये दोनों मिल भी जाती हैं, तब भी सर मेरे, अब होगा क्या, तब तब भी सर मेरे ओवरऑल मटीरियलिटी को ये क्रॉस नहीं करेंगे। अब देखो, मैं मतलब इन दोनों पे टाइम नहीं लगाऊंगा, वेस्ट नहीं करूंगा और बाकियों सब पे काम करूंगा। ये मैंने किस तरीके से सर, लेट सपोज अगर मैं मटीरियलिटी डिटरमाइन नहीं करता, अगर ये मैं ये डिटरमाइन नहीं करता, तो सर मैं ये डिटरमाइन नहीं कर पाता। सर ये मुझे क्यों मटीरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, कि मेरे पास टाइम कम है, मुझे कौन से हेड पे काम ज्यादा करना है, कौन से हेड पे काम नहीं करना है, मैं 100% टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये कैसे फैसला करूं, मैं ये किस तरीके से फैसला करूं कि मुझे कौन सी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी है या कौन सी ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं करनी। तो इस वजह से ऑडिटर मटीरियलिटी डिटरमाइन करता है और मटीरियलिटी में से ही परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकलती है। अगर ये नहीं पता होती तो तुम ये कैसे निकालते। अब होता क्या है, इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कंपेयर किया जाता है हेड वाइज से, कि कौन से हेड पे काम करना है, कौन से पे नहीं करना। लेट सपोज अब अगर मैंने जब वेरिफिकेशन करने गया तो मुझे इस 4 लाख में से गलती मिली, या इन सबको इस 4 लाख में से गलती मिली सर, लेट सपोज 1 लाख की, लेट सपोज सर इस 1 लाख की कैसे मिली सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया हुआ है। लेट सपोज लॉन्ग टर्म लोन्स, इस पे मुझे कोई गलती मिली 50,000 की, भाई लॉन्ग टर्म लोन इन्होंने ज्यादा दिखाए हैं। स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं दिखाया इन्होंने, इन्होंने कॉस्ट पे दिखा दिया, एनआरवी पे नहीं दिखाया। लेट सपोज इसके अंदर मुझे कोई गलती मिली सर, कितने की सर, 70,000 रुपए की, ठीक है। सर इसके अंदर मुझे कितने की गलती मिली सर, इसके अंदर मुझे कोई गलती मिली, लेट सपोज मुझे कोई गलती मिली 4 लाख की, 4 लाख की मुझे इसके अंदर गलती मिली, ठीक है। 4 लाख की गलती मिली सर, इसके अंदर कितनी गलती मिली सर, इसके अंदर मुझे गलती मिली लेट सपोज 1 लाख की, 1 लाख की मुझे गलती मिली। अब होगा क्या, अब होगा क्या सर, ये जो गलतियां निकली हैं, ये जो गलतियां निकली हैं सर, अब होगा क्या, अब इन सब गलतियों का मैं करूंगा टोटल, इन सब गलतियों का करूंगा मैं टोटल। अब ये इन सब गलतियों को मैं कहां पे लेके जाऊंगा, कहां पे लेके जाऊंगा सर, इन सब गलतियों को मैं लेके जाऊंगा अनकरेक्टेड, अनकरेक्टेड, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ये गलतियां सारी की सारी जो मैंने काम करके निकाली हैं सर, 1,50,000, 70,000, ये कितने हो गए सर, 1 लाख और 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6.5 लाख, और सर 720, सर ये गलतियां हो गई 7,20,000। ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में शामिल हो गई। मैं बोलूंगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एडजस्ट कर लो, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये गलतियां ठीक कर लो। मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये गलतियां ठीक कर लो, ये गलतियां ठीक कर लो, इनको एडजस्ट कर लो, जो मैंने गलतियां निकाली हैं उनको सही कर लो। क्यों बोलूंगा, ऐसा क्यों बोलता हूं मैं, इस वजह से बोलता हूं क्योंकि ये जो गलतियां निकली हैं, ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस क्रॉस कर रही हैं। तो जब भी गलती परफॉर्म मटीरियलिटी को, देखो परफॉर्म मटीरियलिटी मेरी कितनी है, 1 लाख। जब भी गलतियां परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को सर, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को क्रॉस कर रही हैं, जब भी गलतियां अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जब भी गलतियां मेरी सर क्या करेंगी सर, ये क्या करेंगी, अगर मेरी ये गलतियां परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से ऊपर हैं, तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इनको एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये 1 लाख से ऊपर जा रही है।
पर अगर मैनेजमेंट नहीं मानेगी तो फिर क्या करूंगा मैं सर? तो मैं ये करूंगा, देखूंगा, देखो अब देखूंगा ये जो 7,20,000 है, क्या ये मेरी ओवरऑल मटीरियलिटी को क्रॉस कर रहा है? ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी थी मेरी? ओवरऑल मटीरियलिटी थी सर मेरी 10 लाख। क्या ये इसको क्रॉस कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा। तो मतलब जो गलतियां हैं वो मटीरियलिटी को क्रॉस नहीं कर रही। तो जब भी गलतियां मटीरियलिटी को क्रॉस नहीं करेंगी तो मिस स्टेटमेंट बनेगी इममटीरियल। इममटीरियल। तो कौन सा ओपिनियन जाएगा? अनमोडिफाइड। कौन सा ओपिनियन जाएगा? अनमोडिफाइड। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो सर इसी तरीके से लेट सपोज अगर ये यहाँ पे अमाउंट होता कोई 12 लाख, 1.2 मिलियन, कोई 12 लाख का ये अमाउंट होता और मेरी मटीरियलिटी होती कोई सर 10 लाख की। तो ये बताओ क्या अब ये इसको एक्सीड कर रहा है? अब ये इसको एक्सीड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। तो ये बनती मेरी मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल मिस स्टेटमेंट। फिर मैं चेक करता कि ये गलती क्या परवेजिव है या नॉट परवेजिव है। अगर परवेजिव बनेगी तो सर एडवर्स, नॉट परवेजिव बनेगी तो सर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। बात समझ में आ रही है ना? तो सर तो सर अब बात ये है मेरे भाइयों, अगर अगर गलती अब मैं कंक्लूड करता हूं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। सर मैं सबसे पहले मटीरियलिटी डिटरमाइन करता हूं। कि मेरी मैं ऑडिट करने के बाद जितनी भी गलतियां निकले वो मटीरियलिटी को क्रॉस ना करें। अगर मटीरियलिटी को क्रॉस कर गई तो होगा क्या? वो बनेगी सर, उसके हिसाब से फैसला होगा कि मिस स्टेटमेंट मटीरियल है कि नहीं। लेकिन सर क्या मैं किस हेड पे काम करना है, किस हेड पे काम नहीं करना, कौन सी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी है, कौन सी नहीं करनी, इसका फैसला मैं किसके थ्रू करता हूं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के थ्रू। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के थ्रू। सर ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी किस में से निकलती है? सर इसमें से निकलती है, इसके अंदर से निकलती है। सर ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इसके बिलो होती है, इसके बिलो, इससे कम होती है, इससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। इससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। सर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कंपेयर किया जाता है बाकी सारे अमाउंट से कि कौन से हेड पे काम करना है, कौन से हेड पे काम नहीं करना। ठीक है? और सर ये मटीरियलिटी सर ये किस तरीके से डिटरमाइन होगी बेटा? ये होती है ऑडिटर की जजमेंट पे। ये होती है ऑडिटर की जजमेंट पे, प्रोफेशनल जजमेंट। अब जितना ऑडिटर का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एक क्लाइंट का, कि भाई इंडस्ट्री का, कि भाई इनके पास कहाँ कहाँ पे गलतियां होने के चांसेस हैं, कितने अमाउंट की गलतियां होने के चांसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, ऑडिट की नॉलेज, सर ऑडिट की ट्रेनिंग, उस हिसाब से वो मटीरियलिटी अच्छी तलाश करेगा। अगर ऑडिटर गलत मटीरियलिटी तलाश करेगा तो ये होगा कि अगर उसने ज्यादा कम मटीरियलिटी रख दी तो सर ये होगा कि ऑडिटर को ज्यादा काम करना पड़ जाएगा खामखा और कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। पर सर अगर ऑडिटर ज्यादा मटीरियलिटी रख लेता है तो सर ज्यादा बड़ी लेवल की मटीरियलिटी रख लेता है तो ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन गलत चला जाएगा। लेकिन ऑडिटर को आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि सर प्रोफेशनल जजमेंट उसकी है, प्रोफेशनल जजमेंट, बस वो सही तरीके से ऑडिट करना चाहिए उसको। ठीक है ना? तो सर ये होता है। अब बात ये है मटीरियलिटी या परफॉर्म मटीरियलिटी मेरी अलग हो सकती है, आप लोगों की अलग हो सकती है। अगर आप ऑडिट पे जाएं तो आपकी अलग मटीरियलिटी हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। सेम क्लाइंट की, हर क्लाइंट की मटीरियलिटी वैल्यू टू वैल्यू, हर क्लाइंट से क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। वो इस तरीके से क्योंकि जितनी क्लाइंट की बड़ी ट्रांजेक्शन, जितनी क्लाइंट की ज्यादा ट्रांजेक्शन, ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन, उस हिसाब से मटीरियलिटी भी बड़ी। सर जितना क्लाइंट पे ज्यादा रिस्क, उतनी मैं ट्रांजेक्शन ज्यादा वेरीफाई करूंगा। अगर एक क्लाइंट पे फ्रॉड का चांस है तो सर अगर एक क्लाइंट पे ज्यादा गलतियों के चांसेस हैं तो वहां पे मैं क्या करूंगा? मटीरियलिटी लेवल कम रखूंगा। मटीरियलिटी लेवल कम रखूंगा। क्यों कम रखूंगा? क्यों? इस वजह से क्योंकि वहां पे गलतियों का रिस्क ज्यादा है। सर ये बात मैं लिख लेता हूं कि भाईजान मटीरियलिटी का जो रिलेशनशिप है
मटीरियलिटी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। किससे? इनवर्स रिलेशनशिप है। किससे सर? रिस्क से। रिस्क, रिस्क किस चीज का? गलतियों के होने का। अगर देखो मुझे, अगर मुझे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। देखो, अगर मुझे रिस्क नहीं है गलतियों होने का, तो मैं यहाँ की ऊपर वाली ट्रांजैक्शन वेरीफाई करूंगा। पर अगर मुझे रिस्क है, नहीं यार नीचे ना गलती हो सकती है, नीचे ना गलती हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, मटीरियलिटी को यहाँ से लेके आके यहाँ कर दूंगा। अब क्या होगा, ये वाली सारी ट्रांजैक्शन मैं वेरीफाई करूंगा। देखो, मटीरियलिटी कम हो गई रिस्क के बढ़ने से। रिस्क के बढ़ने से क्या हुआ, मटीरियलिटी कम हो गई। पर अगर रिस्क कम होता तो क्या होता, मटीरियलिटी उधर ही रहती या ऊपर जा रही होती। क्या यार, यहाँ अब गलतियां तो है नहीं, काम करके मैं अपना टाइम क्यों जाया करूं, इस हिसाब से। अब रिस्क अगर ज्यादा होगा तो मटीरियलिटी का अमाउंट कम होगा, लेवल कम होगा। रिस्क कम हो ज्यादा होगा तो मटीरियलिटी का लेवल कम होगा, ठीक है ना। पर अगर रिस्क कम होगा तो मटीरियलिटी का लेवल ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। बात ये है मेरे भाइयों, मटीरियलिटी में सेट कैसे कर सकता हूं सर? जो प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी होती हैं, जो प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी होती हैं, उनका कुछ बेंचमार्क अलग होता है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी होती हैं, उनका कुछ बेंचमार्क अलग होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट, उनका कुछ बेंचमार्क अलग होता है। सर सबके क्वेश्चन सुनूंगा यार, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। सर प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी का बेंचमार्क अलग होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट का अलग होता है। मटीरियलिटी का फार्मूला क्या है सर डिटेक्ट करने का? सर ये फार्मूला है, मटीरियलिटी डिटेक्ट करने का ये फार्मूला है। देखो यहाँ पे देखो सर, मटीरियलिटी का फार्मूला ये है, बेंचमार्क, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाय सर रेट। अब बात ये है बेंचमार्क क्या होगा सर? ये बेंचमार्क डिपेंड करता है कि क्लाइंट की नेचर कैसी है, कंपनी की नेचर कैसी है। अगर सर इसका क्या मकसद, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, अगर एक कंपनी का काम है प्रॉफिट जनरेट करना, तो सर उसका बनता है नॉर्मली रेवेन्यू या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अगर सर एक कंपनी का काम है नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट नहीं करना, तो उसका क्या बनता है सर? एसेट्स, उसका बनता है सर एसेट्स, या सर या क्या बनेगा, या मैंने ना, एक सेकंड, एक चेंज कर लूं सर। इसका बनता है, इसका बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट होती है। नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है किसके लिए सर? जो एंटिटीज प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं। जो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या बनता है सर? एसेट्स, टोटल एसेट्स, कंपनी के कितने एसेट्स हैं, या सर या कितना या क्या बनता है? रेवेन्यू। सर ये किस तरीके से, ये आप क्या कह रहे हैं थोड़ा सा समझा दें। लेट सपोज सर, लेट सपोज जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी, जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है ना, तो सर जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी तो मैं उसके अंदर देखूंगा कि यार कंपनी जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी है, या नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो लेट सपोज अगर एक कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो मैं देखूंगा यार उसके अंदर ना कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, पूरे साल में इस कंपनी ने रेवेन्यू कितना कमाया। जिस साल का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं 2018 का ऑडिट कर रहा हूँ, तो 2018 का रेवेन्यू कितना है सर? लेट सपोज का रेवेन्यू है कोई 50 मिलियन, 50 मिलियन रेवेन्यू है, ठीक है ना। अब 50 मिलियन के ऊपर मैं मटीरियलिटी डिसाइड करूंगा, या उसके जो एसेट्स हैं ओवरऑल टोटल एसेट्स, वो लेट सपोज कोई 2018 के अंदर आ रहे हैं 70 मिलियन। अब सर बात ये, या तो मैं इसको बेंचमार्क बनाऊंगा या तो मैं इसको बेंचमार्क बनाऊंगा। अब ऑडिटर की मर्जी है। फार्मूला क्या है? बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाय रेट। सर बेंचमार्क क्या बना मेरा? रेवेन्यू। रेवेन्यू का अमाउंट क्या आ रहा है? लेट सपोज सर रेवेन्यू का अमाउंट क्या आ रहा है सर? 50 मिलियन, 50 मिलियन।
सर मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ये जो रेट होगा मेरे भाइयों, अब ये जो रेट होगा ना, ये वेरी करता है। ये स्टैंडर्ड ने ना दे दिया है, स्टैंडर्ड ने दे दिया है कि यार रेवेन्यू पे जब भी मटेरियलिटी कैलकुलेट होगी तो कहाँ से कहाँ तक रेट होगा, ठीक है ना। लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने ना एक लिमिट दे दी है 0.8 से लेके 0.8% से लेके 5% तक। तुम इसके बीच में कोई भी रेट सिलेक्ट कर सकती हो, तुम इसके बीच में कोई भी रेट सिलेक्ट कर सकते हो। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 50 मिलियन करो, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 50 मिलियन करो, 1% मल्टीप्लाई बाय 50 मिलियन करो, 2% मल्टीप्लाई बाय 50 मिलियन करो, 5% करो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। ये जो रेट फैसला करता है, ये रिस्क के हिसाब से फैसला करता है, जितना ज्यादा रिस्क उस हिसाब से रेट। देखो कैसे, कैसे सर, अगर अगर रिस्क कम है, अगर रिस्क कम है, अगर रिस्क कम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बड़ा वाला रेट उठाऊंगा। लेट सपोज 4% मैंने उठाया, 4% अगर मैं 50 मिलियन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 4% मल्टीप्लाई बाय 50 मिलियन कितना बनेगा? बताएं सर। 2 मिलियन, सही है सर। तो ये निकली 2 मिलियन। पर अगर पर अगर रिस्क ज्यादा होता, अगर रिस्क ज्यादा होता तो मैं क्या करता, मैं क्या करता, अब क्या करता मैं कि भाईजान इस अमाउंट को मुझे छोटा करना है। कैसे छोटा करूंगा? यहाँ पे जो ये रेट है ना, रेट इसको कम कर दूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 1% ले लिया, ये मैंने 1% ले लिया। अब क्या होगा सर, यहाँ पे ये क्या आएगा सर, ये यहाँ पे क्या आएगा बताएं? 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन आएगा, बताएं। सही है ना। अब देखें, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, रिस्क बढ़ने से, रिस्क बढ़ने से रेट कम हो गया, रिस्क कम होने से रेट बढ़ गया। क्योंकि रेट कम या बढ़ने से मेरे ये मटीरियलिटी अमाउंट पे फर्क आएगा, मेरे इस मटीरियलिटी अमाउंट पे फर्क आएगा। सर ये निकाली है मैंने मटीरियलिटी, ये निकाली है मैंने मटीरियलिटी। तो ये क्या है, ये है बेंचमार्क, ये है बेंचमार्क। ये बेंचमार्क, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, पर उस साल का जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं, हर साल मटीरियलिटी डिटरमाइन होती है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप एसेट लेंगे या रेवेन्यू लेंगे। तो सर अब ये ना, ये जरूरी नहीं है कि भाई बेंचमार्क मैंने रखा तो रेट रेवेन्यू का 0.8 से लेके 5% है तो एसेट का भी यही होगा। एसेट का अलग होगा, एसेट का जो ये जो मतलब है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो लिमिट बताई है मैंने, ये एसेट की अलग होगी, रेवेन्यू की अलग होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अलग होगी। ये सर कितनी लिमिट होती है, कौन सी होती है बेटा, ये भी बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब लेट सपोज ये मेरी क्या निकल गई, मटीरियलिटी। अब इस अमाउंट से लेट सपोज ये वाला उठा लेते हैं, इस अमाउंट से अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर क्रॉस कर गई तो क्या होगा, क्या होगा सर, मेरी रिपोर्ट के अंदर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन चला जाएगा या तो एडवर्स ओपिनियन चला जाएगा, ठीक है। तो सर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इस अमाउंट से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब सर ये मेरी हो गई मटीरियलिटी 2 मिलियन। अब मुझे इसके बिलो क्या करना है सर, मुझे परफॉर्म मटीरियलिटी सेट करनी है। तो मैं क्या कर रहा होता हूँ इसके बिलो, सर मैं 2 मिलियन का कोई 50% ले लेता हूँ। परफॉर्म मटीरियलिटी का फार्मूला क्या है सर, ये मटीरियलिटी मटीरियलिटी मल्टीप्लाई बाय कोई भी परसेंट आप अपने हिसाब से रख लो, आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से रख लो। कोई रॉकेट रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से कोई भी परसेंटेज रख लो। लेट सपोज 2 मिलियन का अगर मैं 50% लेता हूं तो मैंने 1 मिलियन परफॉर्म मटीरियलिटी रख ली। अब 1 मिलियन के ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में वेरीफाई करूंगा, जो 1 मिलियन के ऊपर होगी वो मटीरियल सिग्निफिकेंट, जो 1 मिलियन के कम होगी वो मटीरियल इनसिग्निफिकेंट। सर क्या मैं ये 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 75% कर सकता हूँ? बेटा कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे। क्या मैं ये 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40% कर सकता हूँ? बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है सर। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई भी ऐसा सवाल जो यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे बताएं। तो सर अब एक और बात मैं आपको बताऊं, एक और मैं आपको बात बताऊं मेरे भाइयों। लेट सपोज अब अगर अब अगर अब अगर सर मटीरियलिटी
मटीरियलिटी के अंदर से क्या निकलती है सर? परफॉर्म मटीरियलिटी। भाई मटीरियलिटी के अंदर से निकल रही है ना परफॉर्म मटीरियलिटी। कैसे निकल रही है? परफॉर्म मटीरियलिटी का फार्मूला क्या था? ऊपर आपको दिखाया मैंने सर, मटीरियलिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, मटीरियलिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। तो अगर देखो तुमने मटेरियल को चेंज किया, मटीरियलिटी को चेंज किया सर, चेंज किया तो सर अगर मैंने इसको चेंज किया, अगर मैंने इसको रिवाइज किया, अगर मैंने इसको चेंज किया तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। कैसे सर? कैसे? लेट सपोज हुआ क्या, पहले मैं ऑडिट करने गया, मेरा पहला साल है, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने मटीरियलिटी कोई रखी, रेवेन्यू की, रेवेन्यू पे मैंने डिटरमाइन की, रेवेन्यू था मेरा कोई 50 मिलियन। मैंने सर कोई मटीरियलिटी पहले रखी कितनी? मैंने 2% रखी। मैंने कितनी रखी? 2%। मुझे ना रिस्क कम लग रहा था, मैंने 2% रख दी। 2% 50 मिलियन का कितना बनेगा सर? सर ये कोई बनेगा, कितना बनेगा बताओ भाइयों? 1 मिलियन, 1 मिलियन सर, ठीक है। अब बात ये है, अब बात ये है कि ये मेरी मटीरियलिटी निकली। अब इसी के अंदर में से क्या निकलेगी? मेरी परफॉर्म मटीरियलिटी, पीएम निकलेगी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। सर ये कितनी निकलेगी? लेट सपोज मैंने यार 1 मिलियन का कोई कितना निकाल लिया, कोई ना 40% ले लिया। 40% कितना बना सर? ये जो है ना 4 लाख, 0.4 मिलियन। अब जब मैंने ऑडिट करना शुरू किया, जब मैंने ऑडिट करना शुरू किया तो मुझे ना क्या नजर आया? मुझे ना फ्रॉड, फ्रॉड नजर आया। जब मैंने ऑडिट करना शुरू किया, ऑडिट करना शुरू किया, मैंने क्या सोचा है कि यार ये ना मेरी 4 लाख की परफॉर्म मटीरियलिटी है, 4 लाख की परफॉर्म मटीरियलिटी है। मैं इसके ऊपर वाली सारी ट्रांजेक्शन, मैं इसके ऊपर वाली सारी ट्रांजेक्शन क्या करूंगा? वेरीफाई करूंगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं इसके ऊपर वाली सारी ट्रांजेक्शन क्या करूंगा सर? वेरीफाई करूंगा। अब बात ये है कि मुझे ना जब ये मैं वेरीफाई करने लगा, मुझे ना यहाँ पे बहुत गलतियां नजर आ रही थी, बहुत गलतियां नजर आ रही थी, यहाँ पे बहुत मिस स्टेटमेंट नजर आ रही थी सर। मुझे ना यहाँ पे फ्रॉड भी नजर आया। मुझे यहाँ पे लगा यार इनके पास तो अकाउंटेंट है ही पागल, इसको तो कोई काम ही नहीं करने आता। तो मुझे लगा यार यहाँ पे ना इस एरिया में भी ना बहुत गलतियां होंगी, ठीक है ना, इस एरिया में भी ना बहुत गलतियां होंगी। मैं ऐसा करता हूँ, ना ये अपनी ये वाली जो लिमिट है ना, इसको 1 लाख तक लेके जाता हूँ, 1 लाख तक लेके जाता हूँ। और ना अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दो काम है। या तो मैं क्या करूं सर, या तो मैं क्या करूं, ओवरऑल मटीरियलिटी जो मेरी कितनी थी? 2 मिलियन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय सर ये 40% से कुछ ऐसा रेट रख दूं कि ये 1 लाख हो जाए परफॉर्म मटीरियलिटी। या तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अब जो यार अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है ना, इसको इसको कंपेयर करने के लिए इस अमाउंट को ना मैं चेंज कर दूं। जैसे कि सर रेवेन्यू कितना था मेरा? 50 मिलियन, 50 मिलियन मैंने कितने परसेंट पे की थी? 2 मिलियन पे। अब मेरे गलतियां होने के चांसेस बढ़ गया। तो मैंने क्या किया था? रेवेन्यू कितना रखा था मैंने? 2% पे डिटरमाइन किया था, 2% पे डिटरमाइन किया था। अब मैंने क्या किया? अब ये रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ने की वजह से मैंने क्या किया? 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1%। जैसे मैंने इसको 1% किया तो ये मेरी हो गई 0.5 मिलियन। जैसे ये 0.5 मिलियन हुई तो सर 0.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, अब ये परसेंटेज आप यहाँ पे कोई भी रख दो। लेट सपोज आपने वही 40% ही रखा, तो ये कितनी हो गई सर? 2 लाख। ये कितनी हो गई? 2 लाख। तो ऊपर क्या होगा? अब ऊपर क्या होगा? यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख आ गया, ठीक है ना। अब मतलब पहले तुम 4 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहे थे, अब तुम 2 लाख वाली भी वेरीफाई करोगे। मतलब हुआ क्या? इस बात से कंक्लूड क्या हुआ? मटीरियलिटी रिवाइज हो सकती है। पहले तुमने मटीरियलिटी एक और डिटरमाइन की थी, अब तुम दूसरी कर रहे हो।
उसी ऑडिट के अंदर तुमने मटीरियलिटी का पहले अमाउंट 2 मिलियन डिसाइड किया था, अभी तुमने मटीरियलिटी का अमाउंट 5 लाख डिसाइड किया। ये ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से क्योंकि जब तुम टेस्टिंग करने गए, परफॉर्मेंस करने गए, तब बहुत गलतियां, उम्मीद से ज्यादा गलतियां निकल रही थी, फ्रॉड नजर आ रहा था, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे, ईमानदारी पे शक हो रहा था, अकाउंटेंट नाअहल था, उसको काम वाम नहीं करने आ रहा था, तुम्हें शक हुआ कहीं यार इन्होंने ना नीचे भी ना बड़े लेवल की गलतियां की होंगी, मुझे तो इसकी किसी भी ट्रांजैक्शन पे यकीन आ ही नहीं रहा। तो तुमने क्या किया, जब रिस्क बढ़ जाएगा तुम रिवाइज मटीरियलिटी करना चाहो तो कर लोगे, फिर तुम दोबारा मटीरियलिटी निकालोगे, दोबारा मटीरियलिटी निकालोगे। जो तुम दोबारा मटीरियलिटी निकालोगे उसके लिए क्या हो जाएगा, रेट चेंज करोगे, रेट को कम कर दोगे, रेट को कम करोगे। ये रेट क्यों कम हुआ? क्योंकि रिस्क बढ़ गया, तो मटीरियलिटी कम हो जाएगी, मटीरियलिटी कम होगी तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम हो जाएगी। जब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम हो जाएगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब रिस्क बढ़ेगा गलतियों होने के चांसेस का, तो रेट कम हो जाएगा, रेट कम होगा तो मटीरियलिटी कम हो जाएगी, जब मटीरियलिटी कम होगी तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम हो जाएगी, जब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, तब सर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। तो जिन चीजों को मैं वेरीफाई नहीं कर रहा था, जो 4 लाख से कम वाली चीजें थी उनको वेरीफाई नहीं कर रहा था, अब परफॉर्म मटीरियलिटी हो गई 2 लाख, तो अब 2 लाख से जो ऊपर वाली चीजें हैं वो भी मुझे वेरीफाई करनी पड़ रही हैं। पहले वेरीफाई नहीं कर रहा था 4 लाख से ऊपर नीचे वाली चीजें, अब वो वेरीफाई करनी पड़ रही है क्योंकि मटीरियलिटी कम हो गई, ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि इस चीज को कम करना है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस रिस्क को कम करना है। ये मेरा जो रिस्क है, गलतियां जो है इसको कम करना है, मुझे ऑडिट रिपोर्ट सही देनी है। इस वजह से सर मटीरियलिटी जो मैं डिटरमाइन करता हूँ वो 3 स्टेजेस पे करता हूँ। एक प्लानिंग स्टेज पे, सर एक प्लानिंग स्टेज पे मैं कर रहा होता हूँ। सर उसके बाद मैं कहाँ कहाँ पे कर रहा होता हूँ ये? सर एक मैं कर रहा होता हूँ परफॉर्मेंस स्टेज पे, परफॉर्मेंस स्टेज पे। सर उसके बाद मैं कहाँ पे कर रहा होता हूँ सर? रिपोर्टिंग स्टेज पे। सर ये जो प्लानिंग स्टेज होती है यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा होता हूँ कि यार प्लानिंग स्टेज मतलब कि यार जब मैं ऑडिट शुरू करने आया हूँ, जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के मिली है, मैंने प्लानिंग करनी है, मुझे कौन से ऑडिट, कौन सी, जैसे ना ऊपर में कर रहा था मटेरियल सिग्निफिकेंट, मटेरियल इनसिग्निफिकेंट, कौन से हेड पे काम करना है, कौन से हेड पे काम नहीं करना, कितनी, कौन सी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं करनी। ये जो परफॉर्मेंस स्टेज होती है सर, ये जो परफॉर्मेंस स्टेज होती है इस पे क्या करना होता है सर? इस पे मुझे इंश्योर करना होता है, इसके लिए मुझे इंश्योर करना होता है, एक चीज बतानी है कि मटीरियलिटी जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आखिर में नहीं आया, यहाँ पे मैं चेक कर रहा होता हूँ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे मैं चेक कर रहा होता हूँ अनकरेक्टेड। यहाँ पे परफॉर्मेंस का क्या सीन है, देखो देखो, होता क्या है, होता क्या है, जैसे ही मैं पीपीई को लेट सपोज वेरीफाई कर रहा हूँ, पीपीई को वेरीफाई कर रहा हूँ, पीपीई का कोई अमाउंट है सर, कोई 1 मिलियन, सही है। मेरी जो परफॉर्मर मटीरियलिटी है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, वो है कोई 5 लाख। लेट सपोजर इस 1 मिलियन पे मुझे काम करना है क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है 1 मिलियन, ठीक है ना, तो मटेरियल सिग्निफिकेंट है। अब इस 1 मिलियन को वेरीफाई करते हुए मेरे पास गलती जो निकली वो निकली कोई सर कितने की, 6 लाख की। अब ये गलती, एक बात बताओ, इस इस परफॉर्म मटीरियलिटी को एक्सीड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जब भी गलती परफॉर्म मटीरियलिटी को एक्सीड करेगी इस अकेले क्लास अकाउंट बैलेंस की, जब भी कोई गलती अकाउंट बैलेंस की हो, जब भी कोई गलती अकाउंट बैलेंस की हो, मतलब बैलेंस शीट की हो, या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की मतलब पीएनएल की, तो मैं परफॉर्म मटीरियलिटी से कंपेयर करूंगा, परफॉर्म मटीरियलिटी से कंपेयर करूंगा। मैं मैनेजमेंट को उसी वक्त बोलूंगा मैनेजमेंट इसको ठीक कर ले, इसको करेक्ट कर ले,
इसको करेक्ट कर ले, मैं पहले ही बोलूंगा इसको करेक्ट कर ले, ठीक है ना। क्योंकि सर, क्योंकि अगर वो करेक्ट नहीं करेगी तो ये गलतियां एग्रीगेट होके 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 किसके साथ फिर क्या होगा, ये गलतियां मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टेज पे ही, ये जो परफॉर्म मटीरियलिटी से कंपेयर की जा रही है ना, ये परफॉर्मेंस स्टेज पे की जाती है, मैं कोशिश करूंगा यहीं पे ही वो ठीक कर लें। पर अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो आखिर में क्या होता है, ये सारी गलतियां जो परफॉर्मेंस स्टेज में निकली ये यहाँ पे रिपोर्टिंग स्टेज पे अनकरेक्टेड में एड हो जाती हैं, और आखिर में आके ओवरऑल मटीरियलिटी से क्या होती हैं, कंपेयर होती हैं, ओवरऑल मटीरियलिटी से कंपेयर होती हैं। बात समझ में आई? 3 स्टेजेस में क्यों कंपेयर करता हूं मैं, क्यों मटीरियलिटी डिटरमाइन करता हूं। प्लानिंग स्टेज में मतलब कौन से हेड पे काम करना है, कौन से पे नहीं। परफॉर्मेंस में मैं क्या करता हूं, जो परफॉर्मेंस में ये जो गलतियां हैं जो कि अकाउंट बैलेंस की आ रही हैं या सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की, ये परफॉर्म मटीरियलिटी से कंपेयर करता हूं। अगर इससे ज्यादा होती है तो बोलता हूं उसको ठीक कर ले, नहीं होती तो छोड़ देता हूं। अगर वो ठीक नहीं करते हैं कोई भी गलतियां, तो सारी गलतियां अनकरेक्टेड में से स्टेटमेंट में डाल के ओवरऑल मटीरियलिटी से कंपेयर करता हूं। अगर इससे ज्यादा होती हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स, अगर इससे कम की होती हैं तो सर अनमोडिफाइड ओपिनियन। सर यहाँ तक बात समझ में आई मेरी आपको? पर अगर यहाँ पे काम करते वक्त रिस्क बढ़ जाता है, गलतियों के चांसेस, तो सर मैं रिवाइज मटीरियलिटी डाल देता हूँ। यहाँ तक सर बात समझ में आई? यहाँ तक बता दें, सारे जवाब दें। रिपोर्टिंग वाला दोबारा बता दें। बेटा बात सुनो। अगर अब सर एक बात सुने, मैं ऑडिटर को कहा गया, ऑडिटर जो तुम ये मटीरियलिटी डिटरमाइन करोगे ना, जो तुम ये मटीरियलिटी डिटरमाइन करोगे ना, तुम ये क्या करोगे, तुम ना इसको डॉक्यूमेंट करोगे, तुम इसको डॉक्यूमेंट करोगे कि तुमने कौन सा बेंचमार्क इस्तेमाल किया, यूज किया, क्यों किया, उसकी वजह बताओ, तुमने क्यों यूज किया, तुमने कौन सा रेट लगाया, तुमने रेट अगर 2% लगाया तो क्यों लगाया, उसकी क्या वजह है, तुमने अगर 1% लगाया तो क्यों लगाया, उसकी क्या वजह है। तो ये जो तुम मटीरियलिटी डिटरमाइन करोगे, ये तुम्हें डॉक्यूमेंट करना फर्ज है। अगर अगर अल्लाह ना करे जिस कंपनी का तुमने ऑडिट किया उसके ऊपर कोई केस हो जाता है, शेयर होल्डर केस कर लेते हैं, और अगर तुम्हें बुलाया जाता है और तुम्हें कहा जाता है तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, तुमने ऑडिट रिपोर्ट गलत दी, तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन तो हो कि तुमने आयजा की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की हिसाब से ऑडिट किया है, तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट गलत नहीं। तो तुम्हारे पास कोई ऐसी बातें भी तो हो ना कि तुमने क्या किया, क्यों किया, तो तुम्हारे पास भी तो डॉक्यूमेंटेशन तो हो, तुमने भी जो काम किया है वो सारा डॉक्यूमेंट करोगे। तुम मटीरियलिटी जो डिटरमाइन करोगे वो डॉक्यूमेंट करोगे, तुम जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन करोगे वो भी तुम क्या करोगे, वो भी डॉक्यूमेंट करोगे। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के लिए तुमने जो रेट यूज किया वो 40% या 60% या 70% क्यों रखा है, इसकी क्या वजह है, तो वो भी तुम बताओगे। ये तो दोनों मटीरियलिटी तुमने प्लानिंग स्टेज पे डिटरमाइन की। अगर रिस्क कंसिस्टेंट रहता है मतलब तुम्हारे हिसाब से गलतियां ज्यादा नहीं निकलती हैं बीच में, परफॉर्मेंस स्टेज पे गलतियां ज्यादा नहीं निकलती हैं, तो मटीरियलिटी एंड परफॉर्म मटीरियलिटी सेम रहती है। पर पर गलतियां ज्यादा निकलती हैं, गलतियां ज्यादा निकलती हैं, परफॉर्मेंस स्टेज पे गलतियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो तुम क्या करते हो, ज्यादा टेस्टिंग करते हो। ज्यादा टेस्टिंग करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, रिवाइज्ड मटीरियलिटी निकालनी पड़ती है। फिर ये मटीरियलिटी काम की नहीं रहती, ये जो मटीरियलिटी तुमने नहीं निकाली है ये काम की होती है। फिर क्या होगा, अगर तुम रिवाइज मटीरियलिटी निकाल रहे हो तो तुम्हें वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा मैंने क्यों डॉक्यूमेंट की। ठीक है सर, आ जाएं आप सब मेरे हैंड आउट पे आ जाएं, जो हमने बातें कवर की उनको पढ़ लेते हैं एक दफा। सर सर ये वाला जो हैंड आउट है ये आप सब खुद से पढ़ लें। व्हाट इज मटीरियलिटी, यूज, पर्पस ऑफ मटीरियलिटी, हाउ इज मटीरियलिटी डिटरमाइंड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, हाउ परफॉर्म मटीरियलिटी इज कैलकुलेटेड। ये क्वालिटेटिव छोड़ दें, इसको समझा दूंगा कल। रिवीजन मटीरियलिटी,
सर आप ये तीनों पढ़ें, आप ये तीनों पढ़ें चीजें, उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे। चलें सर, अब पास पेपर देखते हैं। आपने पढ़ लिया ये चीजें, तो सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। आजा 320, materiality in planning and performing an audit provides guidance on the concept of materiality in planning and performing an audit. Required, define materiality and determine how the level of materiality is assessed. हो जाएगा ये सवाल? हो जाएगा ये सवाल? बताएं सर, हो जाएगा ना ये सवाल? क्या पूछ रहा है आपसे ये? मटीरियलिटी की डेफिनेशन, और आपसे पूछ रहा है किस तरीके से ये लेवल ऑफ मटीरियलिटी डिटरमाइन की जाएगी। बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए सर। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे हो जाएगा ना, आगे बढ़ूं मैं? सही है ना? क्वेश्चन 1 हो जाएगा ना, मटीरियलिटी की डेफिनेशन बतानी और उसका लेवल किस तरीके से डिटरमाइन होगा, सबसे पहले पेज पे जो लिखा हुआ था। ठीक है, सारे कंट्रीब्यूट करें यार। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी लेवल्स रिक्वायर प्रोफेशनल जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। Briefly describe the importance of materiality in following stages of audit. Planning, reporting. What aspects of materiality should be documented by auditor in the working paper? बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। सारे बताएं। इंपॉर्टेंस बतानी है, मटीरियलिटी क्यों ऑडिट में रखी जाती है सर, प्लानिंग स्टेज में बतानी है, रिपोर्टिंग पे, और कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता हूँ। यू आर द ट्रेनिंग मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रिपेयर ब्रीफ प्रेजेंटेशन फॉर न्यूली इंडक्टेड ट्रेनी ऑन मटीरियलिटी एंड परफॉर्म मटीरियलिटी। 5 नंबर का बता दो इसको कि भाई मटीरियलिटी क्यों तुम डिटरमाइन करते हो, परफॉर्म मटीरियलिटी। थोड़ा थोड़ा सा ना इसको बता दो, डेफिनेशन लिख लेना और फार्मूला वगैरह लिखना ना, तो ये तुम्हें ना बता देगा। ये तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट, इसको छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ सर। Sajjad is the audit senior on the audit of Hamid Limited. Upon a manager instruction, Sajjad had determined the acceptable materiality level to rupees 10 million at the initial planning stage. However, at the time of evaluating the result of audit procedure, carried out the interim stage. Interim stage मतलब प्लानिंग में तुमने डिटरमाइन की, उसके बाद क्या हुआ, तुम काम करने गए। इंटरिम स्टेज मतलब परफॉर्मेंस स्टेज। इंटरिम स्टेज मतलब परफॉर्मेंस स्टेज। ही है रिड्यूस्ड मटीरियलिटी लेवल टू रुपीज 7.5 मिलियन, मतलब 10 मिलियन से उसने कम करके 7.5 मिलियन कर दी। मटीरियलिटी इसने कम कर दी। ये क्या की इसने, ये इसने मटीरियलिटी रिवाइज की। मटीरियलिटी रिवाइज की, ठीक है ना सर। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज व्हिच मोटिवेटेड सजाद टू रिड्यूस द मटीरियलिटी लेवल। ये आपसे पूछ रहा है मटीरियलिटी रिड्यूस करने के कॉजेज बताते हैं सर। उसके बाद सर, डिस्कस द इम्पैक्ट और रिडक्शन इन द मटीरियलिटी लेवल ऑन द ऑडिट रिस्क एंड द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। अब बताओ, अगर मटीरियलिटी रिड्यूस होगी तो क्या होगा, परफॉर्म मटीरियलिटी रिड्यूस होगी। अगर परफॉर्म मटीरियलिटी रिड्यूस होगी तो क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। अगर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आप ज्यादा टेस्टिंग करोगे। ज्यादा टेस्टिंग करोगे तो ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक करोगे। ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक करोगे तो ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर दूं, ये इस पॉइंट 2 का आंसर। अगर मटीरियलिटी कम करोगे तो क्या होगा, परफॉर्म मटीरियलिटी कम हो जाएगी। परफॉर्म मटीरियलिटी कम होगी मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शन टेस्ट करोगे। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन टेस्ट करोगे तो मतलब ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करोगे। ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो मतलब ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है ना सर। आ जाओ। Apart from profit before tax, list any 4 benchmark which can be used to determine the materiality financial statement level. इसका आंसर इसमें नहीं लिखा हुआ था, ये लिखवा दूंगा कल के दिन। कल के दिन ये इसको लिखवा दूंगा, ठीक है सर। The concept of materiality in fundamental to the work of auditor is covered by ISA 320. Materiality in planning and performing an audit. Metadata immaterial are not reported in financial statement. Explain the concept of materiality. Describe how materiality affect the audit work performed by auditor. हो जाएगा ये सवाल? हो जाएगा ये सवाल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए।
Sir, auditor assessment of materiality auditors may be different at the time of initially planning the engagement from at the time of evaluating the result of audit procedure. Briefly describe the reason which may lead to such a change in auditor assessment. भाई ये रिवीजन का आपसे पूछ रहा है, रिवीजन का आपसे पूछ रहा है, हो जाएगा ना ये भी सवाल? बिल्कुल. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डिटरमाइन, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बच गए. ठीक है, ये मैं बाद में करवा दूंगा.